गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अध्याय 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना इसे पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम पिछली क्लास में यह पढ़ रहे थे कि भारत में पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो व्यापार के उद्देश्य से और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत आए और उन्होंने कर्नाटक के राजा से गोवा को अपने अधिकार में कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। इससे समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ गया। वहाँ से जो भी जहाज़ गुजरते थे उनसे वे टैक्स वसूलते थे, है ना। उसके बाद में जब पुर्तगाल के व्यापारी जो थे वे भारत में व्यापार करके बहुत लाभ कमा रहे थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड यहाँ के व्यापारी भी जो व्यापारिक कंपनियाँ थी वे भारत आईं और उनमें फिर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होने लगे, आपसी संघर्ष उनमें होने लगा। आपसी संघर्ष जब उनमें होने लगा तो जो पुर्तगाल और हॉलैंड थे 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज़ व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। अब उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी वो फ्रांसीसियों के साथ थी, अतः दोनों के बीच में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। जब दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ तो उस समय क्या हो रहा था, जो कर्नाटक का जो नवाब था, है ना, उनके राज्य में जो है उत्तराधिकारी को लेकर के संघर्ष हो रहा था। अब इस संघर्ष का फ़ायदा उठाया फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने, जिसमें एक पक्ष का साथ दिया फ्रांसीसियों ने और एक पक्ष का साथ दिया अंग्रेज़ों ने। इस प्रकार से कर्नाटक की राजनीति में उनको शामिल होने का अवसर मिल गया और ऐसे में फ्रांसीसियों ने जब एक पक्ष का साथ दिया और अंग्रेज़ों ने दूसरे पक्ष का, तो उनमें आपस में युद्ध हुआ, है ना। तो इनका जो फ़ायदा था व्यापारिक लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए इस संघर्ष में शामिल। 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला का नवाब बनाया गया और उसके नवाब बनने के बाद में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों ही व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने लगे थे और सिराजुद्दौला के स्थान पर यहाँ पर उसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उनको नवाब बना दिया गया। अब यहाँ पर मीर जाफ़र जो है नवाब बनने के बाद में अंग्रेज़ जो है उससे अपार धन वसूल कर रहे थे, व्यापारिक सुविधा प्राप्त कर रहे थे। मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को ज़्यादा दिनों तक उसके बोझ को जो है नहीं उठा सका। बाद में उसे भी विश्वासघात से सत्ता से बाहर कर दिया गया और उसके बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना करके राजस्व वसूल किया गया, चटगांव से, वर्धमान से और मिदनापुर से, है ना। इस प्रकार से उन्हें बहुत लाभ हुआ। इसके बाद में बंगाल में अंग्रेज़ों की गतिविधियों को रोकने के लिए मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की मिली जुली सेना थी, संयुक्त सेना थी। सन 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पर इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ, जिसको हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ, वैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ और इस युद्ध का अंत जो है इलाहाबाद की संधि से हुआ था। इस युद्ध के अनुसार जो है अंग्रेज़ जो थे, है ना, उनकी कुछ शर्तें थी। शुजाउद्दौला को नवाब बना दिया गया और अवध में व्यापार करने की छूट मांगी गई और उसके बाद में अंग्रेज़ जो थे ज़रूरत पड़ने पर सेना को अपने पास रख सकते थे, लेकिन उसका खर्च जो है नवाब उठाएगी, है ना। ऐसे बहुत से शर्त जो है उनके द्वारा रखे गए थे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों का बंगाल में एकाधिकार हो गया। वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का शासन था। इसे ही बंगाल में द्वैत शासन या दोहरा शासन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम द्वैत शासन किसे कहते हैं इसे तो पढ़े थे, अब पढ़ेंगे द्वैत शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको पढ़ते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। इसके पहले यहाँ किसानों से राजस्व की वसूली फसलों की उपज के आधार पर की जाती थी। अब अंग्रेज़ भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे। कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देना शुरू किया। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे, उसमें से एक निश्चित मात्रा अंग्रेज़ों को देते थे। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के किसानों का बहुत शोषण किया। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। संसद ने 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया।
अब बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। केजू ने पूछा, गुरुजी, गवर्नर जनरल बनने के बाद वारेन हेस्टिंग ने कौन कौन से कार्य किए? वारेन हेस्टिंग का कौन कौन सा कार्य था? तब यहाँ पर गुरुजी बताते हैं, वारेन जो हेस्टिंग था उसने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइयाँ शुरू कर दी। उसने अवध, मैसूर, मराठों आदि देसी राज्यों के साथ समयानुसार दोस्ती, युद्ध एवं संधि की नीति अपनाई। मतलब कि जैसे जैसे अपनी ज़रूरत के अनुसार वह दोस्ती भी करता था राजाओं के साथ में और युद्ध भी करता था, और युद्ध के द्वारा उनको हरा करके उनके साथ संधि करता था और कुछ शर्तों के द्वारा अपने कार्य करवाता था। अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया। वहीं मैसूर शासक हैदर अली से युद्ध कर संधि किया। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध जो हुआ था वह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। संधि की प्रमुख शर्तें जो थी, बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना प्रमुख था। किंतु जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, जो वारेन हेस्टिंग जो था जब वह आया है ना, गवर्नर जनरल बनकर आया, तो वो समयानुसार क्या करता था, दोस्ती करता था, युद्ध करता था एवं संधि करता था। अवध से मित्रता करके वो बंगाल में शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया, ठीक है। लेकिन क्या किया, जब वो मैसूर का जो शासक था हैदर अली, उसे युद्ध कर संधि कर लिया, और उस संधि के अनुसार क्या था कि उसकी शर्त क्या थी कि जब भी बाह्य आक्रमण होगा, है ना, तो एक दूसरे का सहयोग देंगे। लेकिन जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जिससे हैदर अली जो है हार गया। परिणाम स्वरूप 1780 में अंग्रेज़ों और हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल यानी कि अंग्रेज़ों का, और मैसूर के यानी कि हैदर अली और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ, जो अंततः 1784 में मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। इसको याद रखेंगे कि मैसूर का युद्ध जो है मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था, है ना। मैसूर का जो युद्ध है वो क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी जो थे वह संधि किए थे ना कि जब भी बाह्य आक्रमण होगा तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था अंग्रेजों, प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, और इस संधि के अनुसार बाह्य आक्रमण होगा तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन पेशवा ने जब मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया था। इस युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ गई, है ना। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो युद्ध का परिणाम जो है बराबरी का रहा, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बन गया। वह विद्वान और बहादुर सैनिक था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। उसके फ्रांस और तुर्की देशों से अच्छी मित्रता थी, जिससे अंग्रेज शंका करने लगे। जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके कारण टीपू हार गया और उसे सन 1792 में अंग्रेज़ों से श्रीरंगपट्टनम की संधि करने पड़ी। अब यहाँ पर जब टीपू के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में वह हार गया तो उसको 1792 में रंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, और उसकी शर्त क्या थी, इस संधि से अंग्रेज़ों को टीपू का आधा राज्य मिल गया और 3 करोड़ रुपए जो हैं युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को अंग्रेज़ों को देने पड़े। 1798 में जब लॉर्ड वेलेज़ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वह भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला है इसमें कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों की रक्षा करना, दूसरा कंपनी राज्य के चारों विश्वसनीय देसी राज्यों की दीवार खड़ी करना। वेलेज़ली की सहायक संधि की कुछ शर्तें भी थीं, जैसे कि पहला यहाँ पर दिया है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले जितने भी राज्य थे, यानी कि प्रत्येक राज्य यानी कि हर राज्य को अपने पास अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, और जो उसका खर्च जो है राज्य को ही उठाना पड़ता था। मतलब जिस राज्य के पास में सेना रखनी होती थी, यानी कि अंग्रेज़ों की सेना जो भी राज्य रखता था उसको उस राजा को अंग्रेज़ों का खर्च जो है स्वयं उठाना पड़ता था। दूसरा, अपनी सेना से अंग्रेज़ों के अतिरिक्त सभी यूरोपियों को हटाना आवश्यक था। मतलब कि कुछ अंग्रेज़ सैनिक के अलावा किसी अन्य यूरोपीय सैनिक को नहीं रखा जा सकता था, उन सभी को हटाना आवश्यक था। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त थी, एक अंग्रेज़ रेजिडेंट मतलब कि प्रतिनिधि रखना आवश्यक था और उसी की सलाह से वे शासन कर सकते थे।
कुछ भी कार्य करना होता था तो उसकी सलाह लेना आवश्यक था। चौथा है, अन्य देशों से कूटनीति संधि करने से पहले अंग्रेज़ों से अनुमति लेना जरूरी था। मतलब कि अगर वो दूसरे देशों से युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध के द्वारा उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अंग्रेज़ों से अनुमति लेना पड़ता था। कंपनी को वार्षिक कर देना पड़ता था, यानी कि सहायक की संधि की शर्त एक और क्या थी कि प्रत्येक वर्ष जो है कंपनी को कर देना पड़ता था। वेलेचली ने अपनी सहायक संधि का क्रियान्वयन सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से, फिर अवध के नवाब से किया। जब उसने मैसूर को इसके लिए बाध्य करना चाहा तो टीपू ने संधि करने से इनकार कर दिया। अतः अंग्रेज़ों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। सन 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है, यानी कि अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ, और जिसमें बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए टीपू जो है वीरगति को प्राप्त हुआ। अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य का जो पूर्व नाडियार शासकों को भी वापस कर दिया, जिन्हें हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना था। उससे सहायक संधि कर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिए। इसी तरह कर्नाटक, तंजौर और सूरत आदि राज्यों को भी अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो टीपू की मृत्यु के बाद में इस प्रकार से सभी राज्यों को उन्होंने मिलाना प्रारंभ कर दिया, जो कि टीपू के राज्य के अंतर्गत आते थे, है ना। तो ये टॉपिक जो है हम लोग आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। इससे आगे जो भी बचा हुआ है उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसे हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने और कहाँ कहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया।